जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ईपीएफओ के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या निकल के आता है। न्यू बिगिनर जो यहाँ पर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया जाता है। लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। न्यू बिगनरों के लिए मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं, जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वो जानते हैं कुछ ही चीज़ों को इसके अंतर्गत पर नोटिफिकेशन बेस के अंतर्गत पर अपडेट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर www.upsc यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन online.nic.in यूपीएससी online.nic गूगल पर सर्च कर लेना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे ईपीएफ होगा प्रोसीजर, जो चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी नंबर है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत पे ईपीएफओ का नोटिफिकेशन अपडेट होता है। इसके अंतर्गत पे अपडेट होती है सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब रिजर्वेशन पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि बांटा गया अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 130 सेकंड 132 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्ट, ओबीसी के लिए 87 पोस्ट है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 48 48 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 24 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी बेस के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 12 पोस्ट है। यहाँ पर है सारे कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, ये देख लिया। अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आता है। एज लिमिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या मेरा एज लिमिट है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। जैसे सबसे पहले 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब जनरल कैटेगरी के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और 33 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए, और 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी के लिए, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लो एज लिमिट फॉर और कैटेगरीज 18 ईयर्स, 18 साल आपकी न्यूनतम, जिसको मिनिमम कहेंगे, मिनिमम आपका एज 18 साल और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज 30 33 30 35 40 एज आपकी होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस हो गया। सेकंड पॉइंट कहा गया है यहाँ पे, सबसे ए करके पॉइंट है, डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट विथ अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, क्या होना है, 10 मिनट का आपका टेस्ट लिया जाएगा, पर मिनट का आपका स्पीड 120 वर्ड होगा, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट आपके पास में होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट यहां पर कहा गया है, ट्रांसक्रिप्शंस टाइम फॉर डिक्टेशंस टेकन एज पर, जैसे सबसे एक पॉइंट कहा गया 50 मिनट इंग्लिश और ऑब्लिक किया गया 65 मिनट्स क्या होगा, हिंदी ओनली वन कंप्यूटर बेस के अंतर्गत पे आपका ये चीज टेस्ट इसके अंतर्गत पे होनी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर देख लिया है। और उसके बाद में ड्यूरेशन जो अवधि है वो चीज देख लेंगे बाद में, कोई इंपोर्टेंट है नहीं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंतर्गत पे है। अगर यहाँ पर प्रोबेशनरी जो प्रोबेशन से टाइम दिया जाएगा तो 2 इयर्स का इसके अंतर्गत पे होता है। और उसके बाद में इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे निकल के आता है, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 7 मार्च 2024 से, लास्ट है इसका 27 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पर कोई मिस्टेक होता है तो 7 डे के अंतर्गत आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। समझ गए होंगे इंपोर्टेंट डेट कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 मार्च से लेकर 27 मार्च 2024 तक और 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंतर्गत पे जो स्कीम है, तो जो भी है ड्यूरेशन 2 आवर्स बेस के अंतर्गत होता है। सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको यहाँ पर पूछा जाना है। 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होना है। और उसके बाद में जो आपका एग्जाम सेंटर होगा तो इसके अंतर्गत होगा, आपका देख लीजिएगा नियर स्टेट के अंतर्गत पे, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, लगभग 80 सेंटर 80 सेंटर बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत पे जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करने वाले हैं उसका आपका जो भी नियरेस्ट बेस होता है तो आप इसमें देख सकते हैं। समझ गए होंगे। और उसके बाद में देख लेते हैं और क्या चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके फॉर्म फिल के लिए। जैसे सिटीजनशिप की बात करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए 1 जनवरी 1967 बेस के अंतर्गत 1962 में। फिर उसके बाद में पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री बेस में, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया हो गया, तंजानिया बेस के अंतर्गत पे जांजिबार हो गया, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम। और उसके बाद में एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे जो परमानेंटली रूप से यहाँ पर सेटल्ड हुए इंडिया, वो इसके लिए
इलिजिबल है। एज लिमिट आपने समझ लिया, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपके लिए क्या है कि 25 रुपये फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे है। कुछ कैटेगरी के लिए नहीं होगा फॉर्म फीस और कुछ कैटेगरी के लिए 25 रुपये। आप किसी भी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग यूपीआई जो भी आपको सूटेबल लगे उसके थ्रू आप यहाँ पर फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। जो इंपोर्टेंट डेट इसके अंतर्गत पे दिया गया एज रिलैक्सेशन, जिसमें एज में छूट देनी है तो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया इंफॉर्मेशन की किस कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे क्या एज लिमिट देनी है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले यूपीएससी बेस के अंतर्गत पर आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। www.upsconline.nic.in पर जाकर आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत पर सबसे पहले सारा प्रोसीजर कर लेना है, ओटीआर कर लेना है। उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, फिर जो भी करेक्शन करना होगा उसका जो भी डेट होगा वो वहां पर निकलते हुए आएगा। वैसे तो समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। देखिए ईपीएफओ के लिए अलग अलग बेस के अंतर्गत पर जो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पर जो वैकेंसी अपडेट किया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए था, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या होना चाहिए, किस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और वैकेंसी कितनी बटी हुई है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बात किया था कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने बात की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट डेट देख लिया कि कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और करेक्शन आप कब से कब कर सकते हैं। इसके साथ में आपका जो स्कीम है एग्जाम 2 आवर्स, जैसे कि एग्जाम होना है कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बेस के अंतर्गत पे, और जिसके अंतर्गत पर सिलेबस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको पूछा जाएगा। 300 मतलब यहाँ पर जो भी है 300 मार्क्स का वेटेज होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। और आपका जो एग्जाम सेंटर है आपका ये चीज़ होगा, इसके अंतर्गत पर जो नियरेस्ट बेस है 80 सेंटरें दी गई हैं स्टेटों के अंतर्गत पे, जो भी आपका नियरेस्ट बेस होगा आप देख लीजिएगा। फॉर्म फीस यहाँ पर 25 रुपये फॉर्म फीस है और सिटीजनशिप आपका क्या होना चाहिए हमने यहाँ पर बात कर लिया था। वैसे देखिए सॉलिड रूप से ईपीएफओ के लिए फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।